हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप सभी के। डिजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और डिजी क्लासेस हर बार की तरह इस बार भी आ गया है आपका सिलेक्शन कराने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, जहां आप चाहें सिलेक्शन ले जाएं। डिजी क्लासेस का यही मूल मंत्र रहा है शुरू से और यही रहेगा। और आज की जो हमारी बात होगी बेटा, वो हम बात करेंगे आपका जो एक चैप्टर है जो 9th क्लास के एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे सवाल बहुत सारे आते हैं। वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो बच्चे यहां तक इस वीडियो को जिन्होंने देखा है, तो भाई वो समझ जाए कि हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो का। क्योंकि जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है वो तो कट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट ले भाई, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। खैर चलिए साहब, मैं आपको अपने बारे में बता दूं बेटा। तो मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं पीएचडी स्कॉलर हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। बॉटनी डिपार्टमेंट से मेरी पीएचडी चल रही है यहां पर, और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए साहब, अब हम कहानी शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। हमारा जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखो नाम से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, कुछ भी इतना छोटा कि हमें अपनी आंखों से, नंगी आंखों से, नेकेड आइज से नजर ना आए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कोई भी चीज जिसके अंदर जान है, जो सांस लेती है, जो रिप्रोडक्शन करती है, जो ग्रोथ करती है ना, कोई भी जिंदा चीज, यानी कि वो जिंदा चीज जो बहुत छोटी है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, हमें उनके बारे में पढ़ाई करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब हमें उनके बारे में स्पेशली क्या पढ़ना है वो आगे देखो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन क्या वो हमारे दोस्त हैं या वो हमारे दुश्मन है, यानी कि क्या वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फो हैं, हमें इसकी बात करनी है। ये समझना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन हैं। ठीक है भाई, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जो ये डिजी क्लासेस पर हैं और देख रहे हैं, तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि डिजी क्लासेस क्या है और हमने आज तक क्या उखाड़ा है, ये भी पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल बताएंगे। खैर उससे पहले डिजी क्लासेस क्यों इतना जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं 11th क्लास की, 9th क्लास की, 6th क्लास की, वो बात कर लेते हैं। देखो आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपसे ये ढेर सारे पैसे और भर भर के पैसे लेते हैं। तो भाई अब हमारा जो मोटिव है, जो एम है, वो हमारा यही है कि कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पीछे ना रह जाए, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो बेटा जो आपकी फीस रहेगी, क्योंकि डिजी क्लासेस तैयारी कराता है क्लास 11th की, क्लास 9th की और क्लास 6 की। अच्छा, क्लास 9th के जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो अगर हमसे जुड़ते हैं पूरे साल के प्रोग्राम में, यानी एक साल का जो प्रोग्राम है, तो उसकी फीस है केवल मात्र सिर्फ 2,999 रुपए, यानी 1 रुपया कम, 3,000 रुपए आपकी फीस है। तो आप 3,000 रुपए के अंदर क्या करेंगे, आपकी अपनी शानदार रैंक आएगी। और आपको लगता है कि भाई तैयारी थोड़ी गड़बड़ है, रिवीजन की जरूरत है, सर से पूछना है, डाउट सेशन तो आपके पूरे साल रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि आप पूरे साल की फीस जमा करिए, जो कि सिर्फ 1 रुपया कम 3,000 रुपए है, यानी 2,999। और उसमें आप साथ में ले जाइए क्रैश कोर्स पूरा रिवीजन के लिए, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे। क्रैश कोर्स में भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी, टीचर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लाइव टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे पूरी कहानी आपको। आप एक बार पढ़ चुके हैं अपनी, वही चीज आप दोबारा पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट रह ना जाए। क्योंकि हमारा एम है कि हमें आपकी रैंक दिलानी है बहुत शानदार, टॉप रैंकर बनाना है आपको। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब डिजी क्लासेस से जुड़ने के लिए मैं छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। डिजी क्लासेस से जुड़ने के लिए भाई साहब गूगल प्ले स्टोर है हमारा, उस पर जाइए, डिजी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमसे। अच्छा, अब ये छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ छोटी सी मगर मोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि भाई डिजी क्लासेस पर लोग इतने सारे ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्यों बच्चे यहां पे तैयारी करने आते हैं, क्यों आपको डिजी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, ये सवाल तो बनता है ना। आप हमसे सवाल करोगे कि सर आप ठीक है, कोचिंग इतनी सारी है, लेकिन वाई डिजी क्लासेस, उसमें ऐसा खास क्या है, बाकी कोचिंगों से आप अच्छा क्या दे रहे हैं, तो जरा सुनिए। देखो बेटा, ये पूरे इंडिया की, अभी तक जो मेरा और हमारी टीम का एनालिसिस है, पूरे इंडिया की पहली कोचिंग है जो इतने सारे बेनिफिट्स आपको दे रही है इतनी सी फीस में। अब फीस कितनी है वो तो मैं आपको बता चुका। है क्या दे रही है भाई, कि आपको पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स दे रही है, उसके साथ में रिवीजन और क्रैश कोर्स जो कि लाइव होगा वो भी फ्री दे रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, दूसरी बात, जो भी फैकल्टी है हमारी, वो सब या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती है या फिर जामिया से ताल्लुक रखती है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर उसी के टीचर आपको पढ़ाएंगे तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा भाई, वहां के लोगों से ज्यादा उस जगह के बारे में कौन ही जानेगा।
आप अगर कहीं किसी बिहार बंगाल या कहीं किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई क्या है। अरे अगर कोई बंदा एएमयू के अंदर है, वो जानता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, क्या मेंटेलिटी चल रही है, यहाँ पे क्या चीज पूछी जा रही है, तो वही तो आपको बेहतर बता सकता है। और ये हमने साबित भी किया है। आप अगर जाकर देखेंगे हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं, जो अगले दिन आपका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के अंदर आए हैं सेम टू सेम। तो वो चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं भाई, तभी तो दावे से और सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम आपकी रैंक ले आएंगे, बहुत बढ़िया, ऐसी थोड़ी करें हवा में। बैच एक्सिस टिल एंट्रेंस, मैं बता चुका आपको, जो हमारा बैच है वो पूरे एंट्रेंस तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि भाई फरवरी तक क्लास होंगी हमारी, उसके बाद तुम खुद देख लो क्या करना है। नहीं, आपका एंट्रेंस अगर आगे भी बढ़ता है किसी भी वजह से, तो हम अपनी क्लास कराएंगे पूरी आपकी। आपका जो रिवीजन है वो चलता रहेगा, जो आपके डाउट सेशन है वो चलते रहेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। सो डोंट वरी, हम आपके एंट्रेंस के साथ भी हैं और एंट्रेंस के बाद भी हैं। क्यों? क्योंकि 6th और 9th में बेटा इंटरव्यू की भी तो तैयारी होती है, वो कौन कराएगा? वो भी तो हम कराते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो हम बिल्कुल फ्री कराते हैं, समझे? चलिए खैर, तो डिजी क्लासेस से क्या क्या लोगे यार 3000 रुपए में और 2666 रुपए में और 2999 में क्या क्या लोगे? और देखो 24/7 लेक्चर अवेलेबल है आपके लिए। और कब तक अवेलेबल है? मान लो आपसे लाइव क्लास छूट गई, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, छूट जाती है भाई, टाइम पे नहीं आ पाया बच्चा, तो वो क्लास अवेलेबल हो जाती है। और वो कब तक रहती है? वो रहती है आपके एंट्रेंस होने तक। तो जितनी बार चाहें आप उस क्लास को देख सकते हैं। जो भी डाउट है अगली क्लास में आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं कि सर हमने आपका वो वाला लेक्चर देखा था, उसमें ये वाली प्रॉब्लम थी, तो इसे कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बता दिए। और टीचर जो है वो आपको बताएंगे। सही है? अच्छा, स्टडी मटेरियल, हम सब ने अपना खुद का पर्सनल स्टडी मटेरियल तैयार किया है स्पेशली आपके लिए। हम सब ने एक बहुत शानदार एक पिटारा तैयार किया है, जिसे हमने कहा है डिजी पिटारा। उस पिटारे में जो खजाना है, वो खजाना आपको लूटना है। हाँ बिल्कुल सही कहा, लूटना है। कैसे लूटना है? क्लास करके, हमारी बात मान के। जो भी हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसको ही पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है सबसे पहले। फिर अगर आपको टाइम बचता है, वैसा बचेगा नहीं, अगर बचता है और आपका दिल करता है इधर उधर का कुछ पढ़ने का, तो मोस्ट वेलकम, पढ़िए। नॉलेज जितना लीजिए कम है। ठीक है? इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बिल्कुल हजारों सवाल नहीं कराएंगे हम आपको, पहले ही बता देना है। जो बच्चा यहाँ पे सोच के आया ना मैं 1000 सवाल करूंगा यहाँ डिजी क्लास में, ना, बिल्कुल भूल जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उससे होता है वक्त की बर्बादी, और वक्त ना आपके पास है ना हमारे पास है। भाई हम आपको सवाल वो कराते हैं और उतने कराते हैं कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप कर सकते हैं, जो जरूरी है, जो हमें लगता है, जो हमारा एनालिसिस है। क्योंकि हम एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं है, हमने आलू और भिंडी छील का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, हमने पेपर एनालिसिस किए हैं बहुत सारे, 10 साल 15 साल के। तो उससे हमें आइडिया हुआ है कि क्या चीज पूछी जा सकती है। और अभी तक, जब से डिजी क्लासेस हमने शुरू किया है, अभी तक तो हम गलत साबित नहीं हुए और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगे। तो आपको लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो पढ़ाया जाएगा जो आपका आता है एंट्रेंस में, और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा फालतू। ठीक है? तो इसका ख्याल रखिए। डीपीपी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर टेस्ट होंगे आपके, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे पूरे। टेस्ट सीरीज, आखिर में टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सिलेक्शन में। तो टेस्ट सीरीज जो है वो डिजी क्लासेस कराता है, और ऐसी कराता है कि पूरा का पूरा जो आपका एंट्रेंस आता है, पूरी हमारी टेस्ट सीरीज ही छपी होती है उसमें। ये जो बच्चे हैं वो जानते हैं, जो पुराने डिजी क्लासेस के बच्चे हैं, आप उनसे राब्ता कायम करिए, उनसे पूछिए कि डिजी क्लासेस जो पढ़ाते हैं कितना हेल्पफुल रहता है वो, तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है? अच्छा, डाउट जो है आप कभी भी पूछ सकते हो भाई। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो उसके अंदर एक चैट का ऑप्शन है जिसमें टीचर्स भी हैं, तो आप पूछिए जो दिक्कत है। अदरवाइज उधर क्लियर नहीं हो पाए दिक्कत, तो आप चाहें तो टीचर का पर्सनल नंबर लेकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अगली जब क्लास होगी टीचर की, तो लाइव जब टीचर होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछिए, मोस्ट वेलकम। डाउट्स के लिए कभी कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा, जितनी बार चाहें उतनी बार पूछिए। वैसे आपको बहुत बार पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डाउट कैसे क्लियर करना है। ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि बेटा सोच समझ के चुनिए। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है इतने कम पैसे में पढ़ाने का। बस ये है हमारा जो मोटिव है, जो एम है, वो ये है कि हिंदुस्तान के कोने में, किसी भी कोने में अगर कोई भी बच्चा बैठा है और वो पढ़ना चाहता है एएमयू, जामिया, बीएचयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जिसमें लोगों का ख्वाब होता है आना, तो वो ख्वाब उसका टूटे ना, वो पूरा होना चाहिए। पैसों के चक्कर में तो बिल्कुल पीछे ना रहे वो। अगर खुदा ना खास से आपको लगता है कि भाई 900 रुपए भी नहीं है आपके पास, तो भी हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे, पीछे नहीं रहने देंगे आपको।
आपका हक है कंपटीशन में शामिल होना। अब ये आपकी काबिलियत है कि आप उसको क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप में कैलिबर है तो बिल्कुल करेंगे आप, ये हमारी गारंटी है। और हम आपके डिजी क्लासेस जो है वो एंट्रेंस में भी साथ में है और उसके बाद में भी साथ में है। ये हम अक्सर इतना जल्दी बताते नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूं ये वाली बात कि भाई जो आपकी, अगर आप टॉप रैंकर होंगे तो आपकी एडमिशन की पूरी फीस भी डिजी क्लासेस देगा। अब बताओ कौन सी कोचिंग है दुनिया में जो ये दावा कर रही है? मैं ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात कह रहा हूं, समझ गए? तो डिजी क्लासेस पूरी आपकी एडमिशन की फीस देगा अगर आप काबिल होंगे, अगर आप टॉप रैंकर होंगे। आप साबित करिए अपने आप को, हम बेटा आपके साथ हैं, सिलेक्शन के साथ भी हैं और सिलेक्शन के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए बिल्कुल कांटेक्ट करिए, ठीक है? चलिए अब आ जाइए वापस, हम कहानी शुरू करेंगे किसकी? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई साहब की, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए, तो भाई उन्हें बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बला है। तो सुनिए जरा गौर से, अब कहानी हमारी शुरू होती है। Microorganisms. There are numerous organisms living around us that we may not be able to see. यानी कि बहुत सारे organisms हैं, बहुत सारी जिंदा चीजें हैं हमारे आसपास जिनको हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, ठीक है? बिल्कुल नहीं देख पाते। We can see some of them through magnifying glass. जो आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना? आप देखते हो उस पर, तो आप कुछ कुछ को देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, लेकिन सबको नहीं। जैसे कि आप फंगस को देख सकते हो, जो ब्रेड पर फफूंद लगती है ना हरी हरी सी, तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो वो थोड़ी दिखने लगेगी आपको, उसके राइजोफोर वगैरह सब दिख जाएंगे, ठीक है? हाइफी वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है? सम अदर्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। अच्छा, इनके अलावा जो और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि भाई साहब वो इतने छोटे हैं कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को हजारों गुना, सौयों गुना मैग्नीफाई करके दिखाता है, यानी जूम करके दिखाता है, यानी बहुत छोटी चीज को भी हमें अच्छा खासा साइज का बना के दिखाता है, ठीक है? These organisms that cannot be seen by unaided eye. Unaided मतलब naked eye, नंगी आंखें, ठीक है? Unaided eyes are termed as microorganisms और microbes, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से, अनएडेड आइज से या नंगी आंखों से, या इसी तरह से जैसे मैं हूं अभी तक, अभी मैं कुछ मैंने नहीं लगाया हुआ अपनी आंखों पे, कोई चश्मा नहीं है, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, तो अगर मेरे हाथ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मैं नहीं देख पा रहा। समझिए, वही वाली बात कही जा रही है यहाँ पे कि वो ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फिर माइक्रोब्स। बोलो जी, क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई, इसमें कोई था ही नहीं ऐसी बात जो क्लियर ना हो। चलो, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बहुत सारे तरह के होते हैं। आपके चैप्टर जो है, जो एनसीईआरटी है, उसमें तो बहुत बेसिक बताया गया है, एक एक दो दो लाइनें लिख दी गई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा उतना डिटेल बताऊंगा कि जितना कभी कभी एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर थोड़ा सा बाहर से पूछ लिया जाता है आपसे। तो भाई वो चीज भी हम क्यों छोड़ें, जब हमें पता है कि वहां से पूछ सकते हैं सवाल। तो मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का, थोड़ा आउट का भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपका कोई सवाल जो कि पूछा जाता है कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, कभी कभी एक आध 2 साल बाद छोड़ छाड़ के एक आध बाहर से पूछ लेते हैं पेपर को टफ बनाने के लिए। तो भाई डिजी क्लासेस के बच्चों की यही तो खास बात है कि अगर बाहर के सवाल आते हैं वो भी कर देते हैं खूब बढ़िया तरीके से। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं सारी चीजें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन है इनका, ब्रॉडली क्लासिफाइड है। जैसे अगर मैं कुछ क्लासिफिकेशन या फिर कुछ ग्रुप्स की बात करूं तो कौन है भैया? बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में और एल्गी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जहां पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? उतनी हम बात करेंगे, ठीक है बेटा? चलो जी, कहानी शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। बेसिक बातें पहले बताऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा सबको, ओके? चलो, दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। भैया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, अभी बताता हूं। डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, आपको अगर सेल के बारे में मालूम है, तो सेल क्या होता है? ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। कोई भी जिंदा चीज अगर है, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी कि या तो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है जैसे प्रोटोजोआ,
है ना। प्रोटोजोआ के अंदर भी अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है ना। सिर्फ सिंगल सेल के होते हैं ये, या मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल, ठीक है ये वाली बात। अच्छा, अब वो जो सेल हैं, सेल के भी टाइप्स होते हैं, यानी कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि यहां पे लिखा आ रहा है, वो किस तरह के सेल हैं? वो इस तरह के सेल हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, यानी कि वो बिल्कुल बहुत पहले इस तरह के सेल जो बने थे, बहुत सिंपल से सेल, प्रिमिटिव टाइप के, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अभी डिटेल में मैं आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में बताऊंगा। सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, भैया एक सेल है उसके अंदर भी तो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, है ना। आपने सुना होगा थोड़ा बहुत इनके बारे में, नहीं सुना तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते ये सब, मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल की यही पहचान है कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन वाला नहीं होगा, अधूरा सेल होता है ये, ठीक है। कैसा होता है? अधूरा सेल। तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अधूरा है, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, सही है। यानी कि यूकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट एक कंप्लीट सेल होता है जिसमें सारे सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। बहुत सारे उसके फर्क है, मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, डोंट वरी। पहले हम बेसिक थोड़ा देख लें सबके बारे में। चलो, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस क्या है? वो कंट्रोल सेंटर होता है। किसका कंट्रोल सेंटर होता है? सेल का, ठीक है। यानी जैसे हमारा ब्रेन है पूरा कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, ऐसे ही न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सेल को पूरे के पूरे, ठीक है। दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मेजर पार्ट है, यानी कि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं अगर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो एक एजम्पशन ले लो कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में 1 केजी, अगर मैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक थैले में डाल दूं और वो 1 केजी के हो जाएं, तो मैं कहूं कि अगर 1 केजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें से, उस 1 केजी में से तकरीबन 700-800 ग्राम जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया है। यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बैक्टीरिया बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, या यूं कहो कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। चलिए साहब, दे कैन इनहेबिट सॉइल, वाटर, एवरी अदर हैबिटेट फाउंड ऑन अर्थ। बैक्टीरिया को हम अक्सर कहते हैं कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर तरफ है, हर जगह है। जमीन के अंदर खोदे चले जाओगे, वॉल्केनो में चले जाओगे, ओशियन की सतह में चले जाओगे, कितनी ही ठंडी जगह हो, कितनी ही गर्म जगह हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो बैक्टीरिया पानी में, हवा में, सॉइल में, हर जगह है। तो ये वर्ड होता है यूज ओमनी प्रेजेंट। हालांकि जो ओमनी प्रेजेंट वर्ड है, ये बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते बैक्टीरिया हर जगह है, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। जहां जहां तक जो भी ह्यूमन ने जगह देखी है दुनिया में, वहां पे हमें बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मिला है, ठीक है। चलो, दे कैन बी अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड कैन बी वेरियस शेप्स लाइक स्फीयर, रॉड, स्पाइरल, यानी अलग अलग तरह के शेप होते हैं इसके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे शेप भी, ठीक है। अलग अलग तरह के शेप होते हैं और बहुत छोटा माइक्रोमीटर, भाई कोई तो यूनिट होगी, तो माइक्रोमीटर में नापी जाती है इसकी लेंथ। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, एस्केरेशिया कोलाई, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया के नाम है। कोलिफॉर्म है, इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, बहुत सारे अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो बैक्टीरिया की हमने बेसिक बात कर ली, क्या है भाई। अब देखो फंजाई के बारे में सुनो। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? वो सेल, उस तरह के सेल या उस तरह के सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि नए तरह के सेल, ठीक है। यानी हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स दैट आर यूजुअली हेट्रोट्रॉफिक। और ये कैसे होते हैं फंजाई? ये होते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से अपनी ही बॉडी में बनाए, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो होते हैं जो अपना खाना खुद से अपनी ही बॉडी में नहीं बनाते, वो दूसरे से अपना खाना लेते हैं। तो फंजाई जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, वो दूसरे से लेता है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक? अरे भाई ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद से अपनी ही बॉडी में यानी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। पढ़ा है ना आपने? फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड और मशरूम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? दीज आर फंजाई, ठीक है। चलो जी, फंजाई के बारे में बेसिक बात कर ली कि भाई ये यूकैरियोट होता है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। दो तीन बातें हमें सबके बारे में पता चल रही हैं। अब प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये सवाल पूछा जाता है
एक बात ध्यान रखना, मैंने जिसके ऊपर स्टार बना दिया ये, यानी वो चीज आपको याद रखनी ही रखनी है किसी भी हाल में, अगर मैंने स्टार बना दिया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोस्टली और बहुत ज्यादातर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल के बने हैं यूकैरियोटिक वाले, है ना। और प्रोकैरियोटिक वाले सारे के सारे ही यूनिसेलुलर हैं, ये ध्यान रखना। प्रोकैरियोट जितने भी हैं वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है। और यूकैरियोट जितने भी हैं वो कुछ यूनिसेलुलर भी हैं और बहुत सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो जो प्रोटोजोआ भाई साहब हैं, ये वो ग्रुप है कि जिसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। सवाल आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा ग्रुप है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म दैट मे बी पैरासिटिक, देखो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी की बॉडी के ऊपर चिपक के अपना खाना पीना लेंगे, या किसी की बॉडी के अंदर घुस जाएंगे अपना खाना पीना लेंगे, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं ना। तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। पैरासाइट नहीं, अलग अलग अपना पानी में रहते हैं और अपना खाना पीना वहीं से ले रहे हैं, ठीक है। पैरास जैसे अमीबा, वो नॉर्मल पानी में रह रहा है, गंदे गंदे पानी में मिलता है हमें, वो अपना खाना पीना वहीं से खाता रहता है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक है वो, क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, अपना खाना खुद से अपनी बॉडी में नहीं बना रहा, दूसरे से अपना खाना ले रहा है, तो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन नेचर, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। यूग्लिना भी है, यूग्लिना की एक खास बात है, उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड भी होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद से भी बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अगर जरूरत पड़ती है तो, हमेशा नहीं। अगर कहीं खाना नहीं मिल रहा, बिल्कुल भूखे मरने की कगार हो गई, तब वो क्या करेगा, तब वो अपना खाना खुद से अपनी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसमें, उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाना शुरू कर देगा। समझ में आई बात। चलिए, ये मैं सब बातें आपको एक्सेप्शन वाली बातें भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब एल्गी की बात करते हैं कि एल्गी क्या बला है भाई। दे आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एल्गी। हालांकि ये भी अलग अलग टाइप की होती है, ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, सब आपको बताऊंगा आगे चल के। तो इनका भी अलग अलग डिवीजन है, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी होती है वो मेनली फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी अपना खाना खुद से अपनी बॉडी में बनाती हैं, जैसे स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, एटसेट्रा, ठीक है। ये मोस्टली कैसी होती हैं, एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। काई देखिए, काई पानी वाली जगह पे नल वल के आसपास जमी रहती है, वही उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। These groups of microorganisms may be harmful और यूजफुल इन नेचर। ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं हमारे लिए, और बड़े यूजफुल भी हो सकते हैं। यही तो हमारा चैप्टर है बेटा, यही तो पढ़ना है हमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त भी हैं, वो हमारे दुश्मन भी हैं। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, यही तो पढ़ाई करनी है, यही तो पता लगाना है। इसीलिए तो मैं आया हूं आपको बताने के लिए, है जी। चलो, अब जरा ये देखो, मैंने बात करी थी अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। जरा ये देखो, ये मैंने कुछ सेल दिखाए हैं आपको। ये क्या है, ये जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है, ये वाला डायग्राम आ रहा है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, यानी कि ये एक किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है ये, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर देखो, और देखो ये जो आपको सेल नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कैसा है, यूकैरियोटिक। तो इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या फर्क है। देखो, इसका न्यूक्लियस ये रहा, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस की जगह ये है। अब ये क्या है, यानी न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। जो न्यूक्लियस जैसा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये सवाल पूछा जाता है, समझ में आई बात कि नहीं आई। ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, या फिर जो आर्टिफिशियल या टेम्परेरी या कुछ भी कह लो, वो न्यूक्लियस है, उसको हम क्या कहते हैं। या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां होता है, न्यूक्लियोइड में होता है, या न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो क्या कहलाता है, तो वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। अभी बना नहीं है, जो बन गया न्यूक्लियस वो कौन सा है, वो ये रहा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस,
ये रहा न्यूक्लियस आपका, जो परफेक्ट एक न्यूक्लियस है, बिल्कुल बन चुका है, डबल मेम्ब्रेनस हो चुका है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है ये सेल के अंदर, समझ गए। तो सबसे बड़ा जो है वो ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी डिफरेंस भी है बहुत सारे, वो आपको अभी बताता हूं मैं आगे चल के। ये देखिए, ये आपका डिफरेंस है। क्या है भाई डिफरेंस, जरा पढ़ते हैं। सेल चैप्टर आपने अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये सारी चीजें आपकी सेल चैप्टर के अंदर और बहुत डिटेल में आएंगी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव टाइप का, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोट्स मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है, यानी एक से ज्यादा सेल के जो ऑर्गेनिज्म है वो 99% कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, समझ गए, यानी कि नए तरह के सेल, ओके। अच्छा, प्रोकैरियोट की बात करें तो द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोइड, समझ गए, बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो बिखरा हुआ मटेरियल पड़ा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, अब यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अभी डायग्राम दिखाया था आपको, नहीं दिखाया था। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, यानी कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क बॉडी होती है स्फेरिकल, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम इसे, न्यूक्लियोलस। ये देखो, आपको दिखाऊंगा मैं न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये देखो, ये रहा, दिस इज, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है दिस इज न्यूक्लियो, ये पूरा न्यूक्लियस है और एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि किसमें होता है, यूकैरियोट के अंदर होता है, समझ गए। चलो अगला देखो, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा, ये सब नहीं होती प्रोकैरियोट में, ये सब एब्सेंट होती हैं, होती ही नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, ये सब प्रेजेंट होती हैं, यानी कि होती हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर, सॉरी जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर। प्रोकैरियोट में ये सब सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट में ये सब सेल ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आखिरी में मैं आपको बताऊं, आखिरी पॉइंट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और नॉर्मल जो आपके बैक्टीरिया है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि दे आर प्रोकैरियोट्स, ओके। और जो आपका फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, और आपके कौन प्रोटोजोआ है, वो सब क्या है, यहां पे देखो एटसेट्रा या प्रोटोजोआ भी लिखिए, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये सब यूकैरियोटिक सेल हैं। क्या है बेटा, ये सब यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा आई होप कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं थोड़ी सी। बैक्टीरिया के हमने बताया था आपको कि अलग अलग शेप होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होता है, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया है, तो जरा आपके सामने है, जरा देखिए और से, शेप अलग अलग बैक्टीरिया के, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आता है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ना। पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज स्फेरिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज स्पाइरल शेप्ड। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ये जो दो दो तीन तीन मैं नाम लिखकर लेकर आया हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कौन सी बीमारी करते हैं ये भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बाकी एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बैच के दौरान बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन ये वाली चीजें भी आती हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकाई कहते हैं, COCCI, कोकाई, है ना। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो देखो स्फेरिकल बैक्टीरिया है, पूरा स्फेरिकल है ना, इसे क्या, इसका क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये कौन सी बीमारी फैलाता है, ये फैलाता है निमोनिया, नाम सुना है ना बीमारी का, निमोनिया। तो निमोनिया बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, कौन से बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आई बात समझ में, चलो। स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस, ये क्या करता है, ये स्ट्रेप थ्रोट, जो गले में खराश और ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भाई साहब कर रहे हैं वो, ठीक है। माइक्रोकोकस ल्यूटियस,
कॉजेज आर्मपिट्स टू स्टिंक। ये जो माइक्रोकोकस ल्यूटियस होता है, जो आर्मपिट्स होती हैं, आर्मपिट्स किसे कहते हैं, जो बगल है ना, लोगों को पसीना आता है, फिर पसीने में जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो इन भाई साहब की वजह से आती है, इस बैक्टीरिया की वजह से आती है। क्या नाम है इसका? माइक्रोकोकस ल्यूटियस। ठीक है। अच्छा, और अच्छा, ये सारे के सारे इनका शेप कैसा है सबका? स्फेरिकल। ठीक है, यानी ये सब एग्जाम्पल है स्फेरिकल वाली। स्टेफाइलोकोकस यूरियस, ये क्या है? कैन कॉज साइनस इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। ये भाई साहब क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग, पेट खराब हो जाता है, वो प्रॉब्लम करते हैं। साइनस इन्फेक्शन करते हैं, नाक के अंदर जो प्रॉब्लम, जो साइनस वाली प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, है ना, उनकी जो नाक है वो बंद हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भाई साहब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस यूरियस। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन सा स्फेरिकल है, कौन सी बीमारी फैला रहा है। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, रॉड शेप बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं बेसिलाई, BACILLI। क्या कहते हैं? बेसिलाई। ठीक है, जैसे कि बेसिलस एंथ्रेसिस, ये एक बीमारी होती है, एंथ्रेक्स उसको कॉज करते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, वो एंथ्रेक्स एक बीमारी है, उसको कॉज करता है। याद रखना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैल्मोनेला एंटेरिका, ये टाइफॉइड करता है, या सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला एंटेरिका, ये सब क्या करते हैं? ये भाई साहब टाइफॉइड फैलाते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूं। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये करता है बोट्यूलिज्म बीमारी। बोट्यूलिज्म हालांकि मुश्किल है ये वाली बात पूछे, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा बाहर से भी पूछते हैं, एक आध सवाल डाल देते हैं टफ वाला, तो वो ये डाल सकते हैं, समझ गए? बोट्यूलिज्म बीमारी करता है। ये कौन से बैक्टीरिया है? रॉड शेप बैक्टीरिया। अब मैं बात करूं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की, या और अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया है वो कौन है? जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, ये कॉलेरा कॉज करता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा कॉज करेगा। ठीक है। अच्छा, और कौन सा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो स्टमक, पेट में जो अल्सर हो जाते हैं, जो आपके सिलेबस में अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था, कैसे ढूंढा, क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला था साइंटिस्ट को। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये आपके स्टमक के अंदर आके, स्टमक अल्सर, पेट के अंदर जो फोड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, अल्सर सुने कहते हैं हम। ठीक है, ये वो कॉज करता है। और आपका कौन है? ये कौन है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम ये क्या करता है? ये साइफिलिस कॉज करता है। क्या करता है? साइफिलिस। गोनोरिया, साइफिलिस, HIV, ये तीनों क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपका बेटा सिलेबस का भी पार्ट है, समझ गए? आपका जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आप STDs के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ 3 है आपके सिलेबस में, गोनोरिया, साइफिलिस और HIV। तो HIV तो हमें पता है वायरस से होता है, अब गोनोरिया एक बैक्टीरिया से है, साइफिलिस जो है किस बैक्टीरिया से है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। समझ गए? तो ये आपको याद रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई फंजाई क्या बला है आखिर, फंजाई क्या होती हैं। तो बेसिक सी बात करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई क्या है? हमने बैक्टीरिया की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे कि फंजाई क्या चीज है आखिर। ठीक है, क्या है भाई फंजाई? फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऑर्गेनिजम्स है? यूकैरियोटिक। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये ईस्ट है, फंजाई के अंदर एक ग्रुप है ईस्ट का, है ना, ये पता है कौन सा ग्रुप है? ये बड़ी स्पेशल बात है इसकी। वो बात पता है क्या है? जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई कहलाती है। सवाल पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर फंजाई, तो कौन है यूनिसेलुलर फंजाई? इकलौती कौन है? ईस्ट है। ठीक है, बाकी जितनी भी फंजाई है इसके अलावा वो सब मल्टी सेलुलर हैं, इसलिए ईस्ट जो है वो बड़ा स्पेशल है और पूछा भी जाता है। यूनिसेलुलर फंजाई कौन है? ईस्ट है, पूछी जाती है ये बात, है ना। बाकी मोल्ड्स हो गए, आपके मशरूम्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर फंजाई है। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई। ये सब एक बहुत बड़ी किंगडम का, बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है जिसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन किंगडम फंजाई कंटेन सेल वॉल। अच्छा, जो फंजाई होती हैं, जितनी भी फंजाई हैं, उन सब का जो सेल है, जैसे मान लो एक फंजाई है, फंजाई का सेल है ना, तो इसके पास एक स्पेशल सेल वॉल भी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी है, यानी कि एक्स्ट्रा कवरिंग। एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में भी होती है,
प्लांट सेल में होती है और फंजाई में होती है। ठीक है, अब कोई मुझे यह बताएगा कि सेल वॉल का नाम क्या है, या यूं कहो कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है फंजाई की। चलिए मैं बताता हूं, जरा पानी पी लूं। हाँ जी, तो जो सेल वॉल है कहां प्रेजेंट होती है, फंजाई के सेल में सेल वॉल, यानी फंजाई जो है जो सेल, भाई जाहिर सी बात है या तो एक सेल की यीस्ट है वो, या फिर एक से ज्यादा सेल की है, तो हर सेल में सेल वॉल भी होगी। तो वो जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है बेटा, काइटिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की सेल वॉल बनी होती है किससे, काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से, याद रखना, भूलना नहीं। एंड आर ओमनी प्रेजेंट, फंजाई भी ऑलमोस्ट ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मिल जाता है हमें इसका स्पोर। जैसे बैक्टीरिया है ऐसे ही ऑलमोस्ट कह लो आप, फंजाई भी हमें हर जगह नजर आ जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज हेट्रोट्रॉफ्स एमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम क्या कहते हैं, फंजाई जो होती हैं क्या होती हैं, वो होती हैं हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि अपना खाना खुद से अपनी बॉडी में नहीं बनाती, दूसरे की बॉडी या दूसरे से अपना खाना लेती हैं। वो कौन है, वो है फंजाई। ठीक है, चलो अब जो किंगडम फंजाई है हमारी, यानी कि जो बहुत बड़ा ग्रुप है फंजाई का, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं, यानी वो फंजाई भी ग्रुप अपने आप में डिवाइड है। तो वो कौन कौन से ग्रुप है जरा देखते हैं। देखो सबसे पहला है ऊमाइकोटा, क्या है, ऊमाइकोटा। दूसरा है यूमाइकोटा, है ना। ऊमाइकोटा, देखो नाम बड़ा अजीब अजीब सा है, और ये देखो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस मेरी बात सुननी है। शायद ही है, बड़ा रेयर है कि इससे सवाल आ जाए, लेकिन 1% भी चांस हमें नहीं छोड़ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो मेन जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, एक है ऊमाइकोटा, दूसरा है यूमाइकोटा। ठीक है, यूमाइकोटा जो है वो नई तरह की फंजाई है, हायर ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो बॉडी है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये सिंपल सी फंजाई है, बड़ी सिंपल सी, बहुत पुराने जमाने की, ऐसे समझो। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर भी एक ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, प्रीवियस फंजाई फाइकोमाइसिटीज। अब इसको मैं और अगर फर्दर डिवाइड करूं तो ऊमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई कहते हैं, यानी कि एल्गी जैसी है फंजाई, एक्वेटिक फंजाई है, पानी में रहती है, बहुत पुराने जमाने की है। ठीक है, या जाइगोमाइसिटीज, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई। सवाल आपका यहां से आता है, ये सवाल यहां से पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्लब फंजाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टैक फंजाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स कॉन्जुगेशन फंजाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स एक्वाटिक और एल्गल फंजाई। ये आ सकता है सवाल, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको ये चीज रटनी है, समझ लेनी है कि ऊमाइसिटीज जो ग्रुप है फंजाई का, उसके अंदर जितने भी फंजाई हैं वो सब कौन होते हैं, वो सब एल्गी जैसे दिखने में होते हैं, मतलब एल्गी वाले कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, और एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है, बस इतना याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखनी है, फाइकोमाइसिटीज यानी कि पुरानी जो ऊमाइसिटीज यानी कि प्रिमिटिव जो फंजाई है, उसका ही एक दूसरा ग्रुप है, क्या है, जाइगोमाइसिटीज। ये कहलाती है कॉन्जुगेशन फंजाई। क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन फंजाई, क्योंकि ये कॉन्जुगेट होकर मिलकर रहती हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन फंजाई कहलाती हैं। अच्छा सॉरी, यूमाइकोटा हायर ऑर्गेनिज्म, या यूं कहो कि नए तरह की फंजाई या कॉम्प्लेक्स जिनकी बॉडी होती है थोड़ी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो तीन फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम कहते हैं सैक फंजाई, यानी कि जो ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज का, उसके अंदर जितनी भी फंजाई है वो कौन सी है, वो सैक फंजाई है, SACFUNGI, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज जो है अगला ग्रुप है, उसके अंदर है क्लब फंजाई। ठीक है, और जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है उसे हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। समझ गए, तो सबसे हायर वाला जो ग्रुप है फंजाई का वो कौन सा है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, सबसे रिसेंट वाली जो फंजाई है। ठीक है, और जो ये पुरानी फंजाई है, ये नई वाली फंजाई है जितनी भी है। तो आपको याद रहेगा कि फंजाई इम्परफेक्टाई का कौन सा ग्रुप है, वो है बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्लब फंजाई का कौन सा ग्रुप है, वो है बेसिडियोमाइसिटीज। सैक फंजाई का कौन सा ग्रुप है, वो है एस्कोमाइसिटीज। और ये तीनों किसके अंदर आते हैं, यूमाइकोटा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, यूमाइकोटा के अंदर, यानी कि नए किस्म की फंजाई, ट्रू वाली, जैसे यूकैरियोट न्यू सेल है ना, ट्रू सेल्स, और प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल। ठीक है, उसी तरह से ऊमाइकोटा पुरानी किस्म की फंजाई, ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको, इतना याद करना है, बहुत डिटेल में नहीं याद रखना, बस जो मैंने आपको ये बात बताई है बस उसको समझनी है और याद रखनी है फंजाई के बारे में, फंजाई की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पूरी क्लास में ये चीज किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, चलिए
अब जरा फंजाई की और बात करते हैं। फंजाई तो हमारा है मामला अच्छा खासा, आज हम फंजाई की बात करेंगे, डोंट वरी। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग नहीं पढ़ाते इसको, ठीक है, और सवाल इससे आता है। खैर देखो ये सब फंजाई के फोटो है। ऑलमोस्ट ऑल द फंजाई हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द ईस्ट सेल। जो ईस्ट होती है ना, ईस्ट देखो ये सिंगल, ये ईस्ट देखो, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, तो ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है इकलौती, ठीक है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी जितने भी हैं उन सबका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब ये देख रहे हो इसकी ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थोड़ा फैला हुआ सा स्ट्रक्चर है ना, थोड़ी ब्रांचेस सी निकल रही है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। दे कैन बी इधर सिंगल सेल्ड यानी कि ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिसेलुलर, और मोस्टली कैसे होते हैं इसमें, मल्टी सेलुलर, जो कि मैं आपको बता चुका बात। फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। जो फंजाई में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये पता है क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइफी। क्या कहलाते हैं बेटा, हाइफी। और ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं कि बताओ, ये देखो ये थ्रेड लाइक, ये रूट मत समझना, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे फैले रहते हैं पूरे, उसमें फैल जाते हैं ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक है। दीज हाइफी टुगेदर फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। और ये जो हाइफी हैं ये एक साथ मिलकर एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम पता है क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। यानी कि माइसीलियम बनता है हाइफी से। हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे की तरह स्ट्रक्चर है, वो धागे की तरह स्ट्रक्चर जब जुड़ता है एक दूसरे से तब क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। फंजाई पजेस अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये मैंने आपको बताया था बात कि फंजाई का जो सेल है उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड पॉलीसेक्राइड्स, और कुछ पॉलीसेक्राइड्स, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं उसकी भी, लेकिन मोस्टली पूछा जाता है काइटिन के बारे में, तो आपको काइटिन वाली बात तो याद रखनी है, ठीक है बेटा। द सेल वॉल कंप्राइजेज अ प्रोटोप्लास्ट, यानी जो सेल वॉल है यानी उसके अंदर और क्या क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू अदर सेल पार्ट्स सच एज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। यानी कि जो नॉर्मल सेल में होता है, सेल के ऑर्गेनेल है, सेल का न्यूक्लियस है, सेल का साइटोप्लाज्म है, सब कुछ होता है नॉर्मल सेल की तरह, ठीक है। बस इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए, द न्यूक्लियस इज डेंस। न्यूक्लियस कैसा होता है, बहुत घना, बहुत डेंस होता है, क्लियर होता है विद क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली किसकी बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स बनेंगे यही क्रोमेटिन थ्रेड। ये मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एक नॉर्मल, जब नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल से बना है तो यूकैरियोटिक वाली सारी की सारी चीजें होंगी इसमें, तो वही है यहाँ पे, समझ गए। बस एक डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए ये अलग अलग तरह की फंजाई है, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, मशरूम, राइजोपस, ठीक है। जो राइजोपस कौन है, जो ब्रेड मोड जो होती है, क्या होती है, जो ब्रेड मोड आपके जो ब्रेड पर लगती है ना, फफूंद जो लगती है, वो यही भाई साहब है। अब इस भाई साहब के अंदर जो होता है, देखो ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर कौन रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज। भाई फंजाई है वो अपनी तादाद बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, आखिर फफूंद कैसे लग जाती है, कैसे लग जाती है, अरे भाई क्योंकि जो ये स्पोर्स है ये हवा में रहते हैं, जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोर है, जब फटता है तो बहुत सारे स्पोर बिखर जाते हैं, हवा में रहते हैं, हमें दिखते नहीं है आंखों से, तो जब ब्रेड वगैरह, हमारी रोटी वगैरह कहीं रखी होती है तो वो उस पर आके जम जाते हैं, वहां पे उन्हें मिलता है खाना पीना, यानी कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है भाई, ब्रेड में, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वहां पे जाके ये ग्रो करने लगते हैं, समझ गए। तो इसीलिए कुछ टाइम बाद हम देखते हैं थोड़ा मॉइस्चर वाले एरिया में अगर हम रख दें तो मामला हमारा पूरा हरा हरा हो जाता है, यानी कि जो हमारी फंगस है वो वहां पे ग्रो कर जाती है। कौन सी फंगस, ब्रेड मोड या राइजोपस, ठीक है। चलिए ये क्या था आपका, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, और ये सवाल भी आपका पूछा जाता है। चलो अब जरा हम बात करें किसकी, आपके कुछ और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक की जो फंजाई के अंदर पाई जाती हैं चीजें, जो मैंने अभी आपको बहुत सारी बता दी, लेकिन जो नहीं बताई एक आध पॉइंट बचेगा वो हम इसमें देख लेंगे। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर, यानी कोई जाइलम फिलोएम नहीं होता इसके अंदर। प्लांट में जैसे जाइलम फिलोएम का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा आपको, डोंट वरी। नॉन मोटाइल, यानी अपने खुद से ही नहीं भागते, इधर उधर इनके हाथ पैर नहीं होते, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी अपना खाना दूसरे से लेते हैं, खुद से अपनी बॉडी में नहीं बनाते। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि
यीस्ट, और फिलामेंटस या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम है, मशरूम है, बहुत सारी फंजाई हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, मैंने बताया था आपको, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स जब फैलते हैं तो वो स्पोर्स जाके जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, जैसे सीड जर्मिनेट होता है ऐसे ही स्पोर को जब उसकी कंडीशन मिलती है कि हाँ वहां पे वो पनप सकता है तो वो जर्मिनेट हो जाता है और फंजाई की तादाद को फैलाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो फिनोमेना है वो फंजाई शो करता है, यानी कि स्पोरोफिटिक कंडीशन और सेप्रोफिटिक कंडीशन। अब ये वाली चीज जो है ये अभी आप बिल्कुल भुला दो, इसके बारे में अभी डिटेल में मत जाओ, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल छोड़ो, इसे आपको नहीं करना, ठीक है, बस एक सुन लो ये वाली बात, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा ना अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है तो बड़ा डिटेल में चले जाओगे, 12th क्लास वाली चीज है वो, 11th-12th वाली, ठीक है। अभी बस ये समझो कि फंजाई जो है वो शो करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला फिनोमेना, हालांकि इसका चांस बिल्कुल कम है, 0.0001% के बराबर भी नहीं है कि आपके एंट्रेंस में ये चीज आएगी, लेकिन फिर भी ये पॉइंट डाल दिया हमने, कोई बात नहीं। फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड हेंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंजाई स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, फंजाई का खाना होगा, खाना वो दूसरे से लेगी तो अपनी बॉडी में जमा भी तो करके रखेगी, तो किस फॉर्म में जमा करके रखता है फंजाई? स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई, यानी कि काइटिन फंजाई के अंदर ही बनता है, तभी तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, समझ गए क्या नहीं समझे? द न्यूक्लियाई ऑफ द फंजाई आर वेरी स्मॉल, फंजाई का जो न्यूक्लियस होते हैं, जो फंजाई का जो सेल है उसके जो न्यूक्लियस है बड़ा छोटू सा है, बड़ा स्मॉल सा होता है, ठीक है। द फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कोई एम्ब्रियो या कोई डेवलपमेंटल ऐसी स्टेज नहीं होती, जस्ट स्पोर होते हैं, वो कहीं जाके बैठ गए, वहां पे उन्हें उसकी कंडीशन मिली अच्छी वाली तो वहां पे जर्मिनेट कर गए, सिंपल सा, कोई एम्ब्रियो या फिर कोई फीटस वगैरह नहीं बनता इसमें, ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, किससे डेवलप होते हैं? स्पोर्स से डायरेक्ट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल, देखो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। ये जो स्पोर वाली बात है ना, ये एसेक्सुअल वाली बात है। फंजाई जो है उसके अंदर सेक्सुअल यानी फंजाई में गैमेट्स भी हैं, समझ गए? वो आप जब बड़ी क्लासों में आएंगे तब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो आप बस यही पढ़ेंगे कि फंजाई जो है वो स्पोर्स से फैलती है, यानी कि स्पोर्स जो है वो इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि आपका चैप्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। सम फंजाई आर पैरासिटिक एंड कैन इन्फेक्ट द होस्ट, कुछ फंजाई ऐसी हैं जो पैरासिटिक होती हैं। रिंगवर्म कभी हुआ है आपके? खाद खुजली हो जाती है ना, तो फंगस से होती है वो, ठीक है। जो रिंग इच गार्ड लगाते हैं, इच है ना, रिंगवर्म हो जाता है पूरा, तो वो फंगस से होती है, यानी कि फंगस वो पैरासाइट भी हो सकती है आपकी बॉडी के ऊपर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर रहकर भी वो उनको इन्फेक्ट करती है, उनसे खाना पीना लेती है, तो फंजाई कैन बी पैरासिटिक, समझ गए, इन्फेक्शन फैला सकती हैं। फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात है कि कुछ स्पेशल टाइप के जो फेरोमोन्स हैं, कोई स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करती है फंजाई के, जिसकी वजह से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें हेल्प होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, ईस्ट है। ईस्ट क्या है मैं दोबारा बता रहा हूं, यूनिसेलुलर फंजाई है। कौन सी है? यूनिसेलुलर फंजाई। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत खतरनाक वाला मामला नहीं था। चलिए अब जरा थोड़ा सा ये और देख लीजिए, जब इतना आपने देखा है तो फंजाई खाना पीना किस तरह से खा रहा है उसकी और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। क्या बात है जरा देखते हैं, क्या कहानी है इसकी। देखो, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंजाई है उनका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खाना किस तरह का खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसके बेसिस पे उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप बनाए गए हैं फंजाई के। पहला ग्रुप क्या है आपका? सेप्रोफाइटिक, दूसरा ग्रुप है पैरासाइटिक, तीसरा ग्रुप है सिम्बायोटिक। और सवाल यहां से आपका आने के 99% चांस है, जरा गौर से सुनिए। सेप्रोफाइटिक कौन है? द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है ना, या कोई डेड ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस है, कोई पत्ती गिर गई किसी प्लांट की, कोई प्लांट टूट के गिर गया है ना, डेड है वो, तो उसके ऊपर फंगस लग रहा है और उसको उससे अपना खाना पीना ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेप्रोफाइट। क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट, यानी कि डेड एंड डीकेइंग से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले रहा है। जैसे कि राइजोपस, जैसे पेनिसिलियम, जैसे एस्परगिलस,
ये क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फंगस जो है वो सेप्रोफाइटिक है, कौन सी पैरासिटिक है, कौन सी सिम्बायोटिक है। तो सेप्रोफाइट तो आपको समझ में आ गया, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना पीना लेते हैं, ठीक है, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम एस्परगिलस। अच्छा, पैरासिटिक की अगर मैं बात करूं तो फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, जैसे कि टेफ्रिना, पुक्सिनिया, बहुत सारी फंजाई हैं। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना पीना लेना, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई जो है वो या तो बॉडी के ऊपर रहकर खाना पीना ले रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, या उसकी बॉडी के अंदर जाकर खाना पीना ले रही हैं, सही है। तो उस तरह की फंजाई को हम कहते हैं पैरासिटिक फंजाई, जैसे कि टेफ्रिना है, पुक्सिनिया है, ये प्लांट के अंदर भी होती है, मतलब प्लांट के लिए भी होती है और एनिमल के लिए भी, ठीक है। यानी जो होस्ट है, होस्ट कौन होगा, होस्ट वो है कि जिसकी बॉडी के ऊपर ये फंजाई चुपकी हुई है, अपना खाना पीना ले रही है, या जिसकी बॉडी के अंदर है उससे अपना खाना पीना ले रही है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड होस्ट। यानी होस्ट से जो अपना खाना पीना ले उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। अच्छा, अब आखिरी है आपका क्या, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब मिलनसार, मिला जुला। कैसे, These fungi lived by having an interdependent relationship with other species which both are mutually benefited। यानी कि फंजाई किसी दूसरी स्पीशी के साथ, यानी कि या तो किसी एल्गी के साथ या किसी और के साथ मिलकर रहे, किसी जगह अपना खाना पीना ले या उसको कुछ दे अपनी तरफ से, यानी कि म्यूचुअल, एक हाथ दे और एक हाथ ले, इस तरह के जो रिलेशनशिप में रहती हैं फंजाई, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक फंजाई। क्या कहते हैं बेटा, सिम्बायोटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइकेंस एंड माइकोराइजा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेंस और माइकोराइजा सवाल आता है, हर साल आता है, ऑलमोस्ट एक आध साल नहीं आता, बाकी हर साल पूछा जाता है। क्या है सवाल, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये सवाल आता है कि बताओ लाइकेन जो है वो किस किस से मिलकर लाइकेन बना है। लाइकेन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेन जो है दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो कहलाया वो क्या कहलाया, वो लाइकेन कहलाया। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म, एक है एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई जब साथ में रहते हैं मिलजुल कर, तब हम उस एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन्स, ठीक है। हेयर बोथ एल्गी एंड फंजाई आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। साथ में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से फायदा निकालना है, ठीक है। एज फंजाई प्रोवाइड शेल्टर फॉर एल्गी, फंजाई क्या है, वो शेल्टर यानी रहने की जगह देती है एल्गी को, है ना। एंड इन रिवर्स एल्गी सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फॉर फंजाई, और एल्गी क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, किसके लिए, फंजाई के लिए। यानी कि फंजाई को खाना दे रही है एल्गी और फंजाई रहने की जगह दे रहा है एल्गी को, यानी कि एक जो है वो रहने की जगह दे रहा है और जो रह रहा है उसके घर में उसे वो खाना दे रहा है। तो इस तरह से इनका म्यूचुअल काम चलता है, दोनों का काम चलता है। तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। अच्छा, दूसरी एसोसिएशन कौन सी है, वो है माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा क्या है भाई, माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। इसमें फंजाई और प्लांट की रूट्स या प्लांट साथ में रहते हैं। कैसे, फंजाई इंप्रूव न्यूट्रिएंट एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स वेयर एज प्लांट्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक शुगर टू द फंगस। यानी प्लांट जो है वो खाना पीना देता है फंगस को, है ना, और फंगस क्या करती है, फंगस इसको, प्लांट को तो रहने की जगह नहीं देगी, तो फंगस अब क्या दे रही है, फंगस हेल्प कर रही है कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। समझ गए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, रूट से वाटर के साथ मिलकर न्यूट्रिएंट्स भी तो जाते हैं ना प्लांट में, जो प्लांट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो फंजाई का काम क्या है, वो उसकी हेल्प करती है न्यूट्रिएंट अपटेक में, और प्लांट उसे क्या देता है, प्लांट देता है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि फंजाई को खाना पीना देता है प्लांट, ठीक है। तो समझ में आई एसोसिएशन, इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। लाइकेन क्या है, एल्गी प्लस फंजाई, और माइकोराइजा क्या है, फंजाई प्लस प्लांट। ओके, क्लियर हुई बात। चलिए, आज की कहानी हम इतनी ही रखते हैं। अभी हम जो हमारा, आपको अगर आगे की कहानी जाननी है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, और हमसे जुड़िए जिससे कि आपको आगे की कहानी पता चले। इतना डिटेल में शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देते, इसीलिए बेचारे बच्चे, अगर सवाल कोई आता है, देखो आपने भी अंदाजा किया होगा कि डिटेल है, लेकिन सब कुछ आपके सिलेबस का है, कुछ भी सिलेबस से बाहर का नहीं है, फालतू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फालतू जो भी है वो आपके दिमाग में है, फितूर,
कि भाई हम इधर से पढ़े या उधर से पढ़े या उधर से पढ़े, कुछ नहीं, डिजी क्लासेस आइए, अपना सिलेक्शन कराइए, बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूं, डिजी क्लासेस की फीस 11th क्लास में अगर आप बेटा आना चाहते हैं तो आप तो करने ही आएंगे, अगर 11th क्लास का बच्चा है या कोई आपका बड़ा भाई है, बहन है, तो 11th क्लास की 1 साल की फीस 3111 रुपए, और क्रैश कोर्स आपको जो कि 1111 का होता है वो इसमें आपको फ्री मिलेगा। 9th क्लास का जो आपका है मामला वो क्या है, 2999 पूरे साल की फीस। अगस्त में हमारा बैच शुरू हो रहा है, अगस्त में, ठीक है, स्टार्टिंग में, और क्रैश कोर्स जो हमारा 999 का रहता है वो भी इसमें आपको फ्री मिलेगा। और 6th क्लास के जो बच्चे हैं, अगर कोई छोटा भाई बहन है आपका, तो 2666 रुपए की जो फीस है हमारी 6th क्लास की पूरे साल की 1 ईयर प्रोग्राम की, तो इसमें आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा जो कि 666 रुपए का होता है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी कि जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो शायद ही कोई प्रोवाइड करा पाए, इतने कम पैसों में आपको जो हम स्टडी मटेरियल देंगे, जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे आपके लिए अवेलेबल 24 घंटे, और हम लाइव लेक्चर लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिजी क्लासेस जो है बेटा वो आप डाउनलोड करें, हमारे जो एप्लीकेशन है डिजी क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, उससे आप डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का जो निवारण है, जो हल है वो किया जाएगा, और आपकी बहुत शानदार सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। कहां पे? डिजी क्लासेस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी इससे आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो डिजी क्लासेस से जुड़िए और मुलाकात करिए हमसे हमारी क्लास में डिजी क्लासेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अनस, और मैं आपके लिए लाता रहूंगा इसी तरह के शानदार लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।